घबराओ मत, मैं डॉक्टर शर्मा हूं। तुम हमारे अस्पताल में हो, ये सब आप नहीं है। अपना नाम बताओ बेटा, कहां से आई हो तुम? डॉक्टर साहब, एक फातिमा, मेरी तरफ देखो। मैं इंस्पेक्टर अहमद हूं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरो मत। मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। कौन लोग? मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं उनको पकड़ के लाऊंगा, उनको सजा दिलाऊंगा। बताओ, डरने की कोई बात नहीं, मेरी बात। उनका सिर्फ तुम नाम बता दो। फातिमा रोते नहीं है। एक बार सिर्फ तुम उनका नाम बता दो। फातिमा, चुप हो जा फातिमा, चुप हो जा। फातिमा एक बार फिर चुप हो गई। उसने कुछ कहने की कोशिश की पर कह नहीं पाई। उसका नाम फातिमा है, अस्पताल में लोग उसे अवंतिका बुलाते हैं। इस बात के अलावा उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। जो उसकी मदद करना चाहते थे वो वापस उसी किनारे पर खड़े थे जहां से उन्होंने इस केस को शुरू किया। लतीफ, दिमाग पे जोर डाल। फातिमा की फैमिली को कोई तो जानता होगा, कोई तो होगा उसका रिश्तेदार। हाँ 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 जनाब, कोई याकूब करके था, फातिमा का दूर का चचाजाद भाई। कहाँ मिलेगा याकूब? कैरम के अड्डे पे। तेरा नाम याकूब है? हाँ खान साहब। नहीं क्या बात है खान साहब, आज अपने अड्डे पे अपने बच्चे का लफड़ा हुआ है क्या सर? ये लड़की को ध्यान से देख। ये लड़की भी जानता है तू? फातिमा नाम है इसका। ध्यान से देख। अल्लाह की कसम साहब, मैं कोई लड़की को नहीं पहचानता, कोई फातिमा को नहीं पहचानता। अल्लाह की कसम, मेरी खुदा की कसम। अरे सोच के बता रहा हूँ, कसम से साहब, मेरे धंधे की कसम, ईमान से। कहीं को मारे, कहीं को अल्लाह की कसम झूठी खाएगा ना तो इतना मारूंगा कि तेरी 7 पुश्ते तुझे नहीं पहचान पाएगी। अरे साहब बता। हाँ? अरे साहब लोगों को बता। नहीं जानता ना? अरे बता। ध्यान से देख, ध्यान से देख। फातिमा साहब चुपचाप बोलना नहीं। ये लोग है ना आजकल बाबू पूर्वा कॉलोनी में रह रहे। सच कह रहा तू? अरे खुदा की कसम यार, तुमको झूठ बोला गया, हमको मैयत कर देगा क्या? मेरी खाम का मेरे को मारेंगे क्या? एक तो ऐसी मरेला हूं मैं। चल चल। तुम्हें नहीं लगता तुमने जो कुछ भी किया वो महज एक गलती नहीं, गुनाह अजीम है? मुझे क्या पता था मेरी एक गलती की वजह से इतना कुछ उस बेचारी के साथ गुनाह हो जाएगा। मैं क्या करती साहब, इनके अब्बा ने तो मुझे मशीन बना रखा था बच्चे पैदा करने की, खुद तो बीमारी की हालत में चल बसे और छोड़ गए इतनी बड़ी पलटन मेरे हत्थे। मैं क्या करती मजबूरी में। फातिमा सबसे बड़ी बेटी, दुबई के रईस शेख से मैंने शादी कराई। मुझे काफी पैसे मिले उसके बाद मेरे अंदर लालच पैदा हो गई। फातिमा की बार बार शादी कराई, बार बार कराई, पैसे का जरिया बनाया। कि आखिरी बार शादी किससे कराई? कोई लखनऊ वाले थे। कोई लखनऊ वाले? तुमने उनका घर नहीं देखा था? घर तो उनका देखा जाता है साहब, जिसके साथ जिंदगी बितानी हो। अस्तगफुरुल्लाह, इस्तगफार पढ़ो, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगो। अल्लाह के बनाए हुए शादी जैसे पाक रिश्ते को तुमने बदनाम किया है, एक घिनौना काम किया है तुमने। हमारे मजबूत हालात ने हमें ऐसे करने पे मजबूर कर दिया साहब। तुम जैसी औरतें हालात को बहाना बनाकर जुर्म को बढ़ावा देती हैं। आखिरी बार उसकी शादी किसने कराई थी? आखिरी शादी बिल्किस आपा ने करवाई थी। ये क्या धंधा कर दिए? क्यों फंसा जा रहा मुझे? देख बिल्किस, अगर तू चाहती कि हम लोग तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करें तो सब कुछ सच सच बता दे, वरना यहाँ के लोग तेरा वो हाल करेंगे
कि तू जिंदगी में कभी आईना नहीं देख पाएगी। बता सब कुछ। रियाज शेख से फातिमा का निकाह करवाया था मैंने। वो लोग लखनऊ के आलमबाग में रहते थे। फातिमा की आधी कहानी का पता चल गया था, पर आधी कहानी उसके बारे में अभी कोई नहीं जानता। फातिमा के मुजरिम को अभी तक उसकी किस्मत बचा रही थी। लखनऊ के आलमबाग का पता सिर्फ नाम का था, वहां वो कभी रहे ही नहीं। उनका असली ठिकाना कोई और था, और वो ठिकाना सिर्फ फातिमा जानती। उसके बारे में सिर्फ फातिमा बता सकती थी। फातिमा का बयान बहुत जरूरी था। वो मुझे बोलो बेटा, मारते थे तुम्हें, जलाते थे, बात बात पे नाराज होकर तुम्हें मारती और डांटती थी, है ना? बोलो बेटा, बेटा बोलो ना। तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हो चुका था ना, तुम बिल्कुल अकेली हो गई थी, है ना? फातिमा, पहले तुम्हारी शादी एक बूढ़े आदमी से कर दी गई और फिर बाद में एक अधेड़ उम्र के आदमी जुबैर से। जुबैर से नहीं, इकबाल से। इकबाल के बाद सुल्तान और फिर रियाज शेख। इकबाल और सुल्तान कम से कम जो करते थे अकेले करते थे, लेकिन रियाज वो तो मुझे लोगों के साथ गलत काम करने पे मजबूर करता था और फिर मुझसे कैसे लेता। अरे भाईजान, आज की रात खुद ऐश कर लो। अबे ऐश तो मैं कर लूं, पर मेरे ऐश के बाद इतना कैश देगा कौन इसका? मुझे पता है जुबैर भाई ने पूरा 3 गुना ज्यादा पैसा देने का वादा किया। 3 गुने? हाँ, है नहीं यार। आदाब रियाज भाई। लो हाजिर, आपके इंतजार में है। आइए। भागने का बहुत शौक है तेरे को। मुझे जाने दो, मुझे मेरी अम्मी के पास जाने दो, मुझे मेरी अम्मी के पास जाने दो। कौन सी अम्मी? तेरी माँ ने 50,000 में बेच दिया तेरे को, मालूम है? हाँ? तक नहीं, मेरी बात मान जा, तो वो हश्र करूंगा कि जिंदगी भर तरस आएगा तेरे को खुद पे। मुझे मेरी अम्मी के पास जाने दो, मुझे जाने दो। पैसा तेरा बाप भरेगा। मुझे मेरे घर जाना है। कौन सा घर? मुझे मेरी अम्मी। यही घर है तेरा। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। जुबैर भाई, पैसा भेज दूंगा आपके घर में। तो अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, पहले इसका दिमाग ठीक कर दो। अम्मी, क्या हुआ बेटा? देख इसका नाटक देख। मुझे मेरी अम्मी के पास जाने दो। वो मेरा सौदा करना चाहते थे और जब मैंने उन्हें मना कर दिया तो उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह पीटा। अब बोल हाँ के ना। देख, मेरी बात मानेगी ना तो नरम नरम बिस्तरों पे ऐश करेगी, नहीं तो ऐसे ही सड़ती रहेगी। क्या समझी? और मेरा दिमाग घूम गया ना अगर, तो इस पूरे मोहल्ले के जो भूखे चील घूमे हैं ना, उन तेरे बदन पे छोड़ दूंगा मैं। तेरे जिस्म को ऐसे नोचेंगे वो लोग कि तेरी हालत देख के तेरी रूह भी कांप जाएगी। उन दरिंदों ने फातिमा को 15 दिन के लिए जख्मी हालत में
बिना कुछ खिलाए पिलाए एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। वो 15 दिन तक यूं ही एक जिंदा लाश की तरह पड़ी रही। 15 दिन के बाद जब उनकी नजर उस पर पड़ी तो उन्हें लगा कि वो मर गई। उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। वो डर गए। सबूत मिटाने के लिए उसे एक बोरे में बंद किया और पास के शहर में जाकर एक कचरे के डब्बे में डाल दिया। पद्मा, याद करके बताओ कि ये लोग कहां रहते थे और किस शहर के थे? लालगंज, शमशेर नगर, मकान नंबर 13। इस लड़की के बारे में आप क्या जानती हैं? सर, मैं एक टीचर हूँ और वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। अक्सर पुलिस और बड़े बड़े नेता उनके घर आते जाते रहते थे। हम किसको कहते, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हम चुप रहे। हाँ, लेकिन एक बार हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उस दिन वो लोग घर पे नहीं थे। हमने हिम्मत की और सीधा उस लड़की के घर में चले गए। लेकिन वहां जाकर जब हमने उस लड़की को देखा तो हमारा दिमाग काम नहीं किया सर। दरअसल जब वो लड़की उस घर में ब्याह कर आई थी तो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उस दिन वो लड़की वहां हमें जिस हाल में मिली उसे देखकर हम तो क्या, कोई भी डर जाता सर। लेकिन हाँ सर, हमने उस लड़की से उसकी माँ का नंबर लेके उन्हें फोन कर दिया था, लेकिन उसकी माँ ने भी इस बात पर कोई भी तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि अगर दिया होता तो अगले दिन वो वहां जरूर आती। वो बेचारी मासूम लड़की हर पल मदद के इंतजार में मौत से लड़ रही थी। हमसे नहीं रहा गया सर, और हमने रियाज को रोककर उससे पूछ लिया। रियाज भाई, आपके घर में कोई बीमार है क्या? काफी दर्द से कराहने की आवाज आती है। ओए टीचर जी, हमारे घर में ज्यादा ताक झाक मत करो, समझ गई ना? वरना तुम्हारा भी वही हश्र करूंगा जो उसका किया है। उस दिन के बाद से हमने उस घर की तरफ पलटकर फिर कभी नहीं देखा। लेकिन हाँ, एक बात का अफसोस जरूर है कि हमने उस दिन इसकी मदद क्यों नहीं की, क्यों हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर की होती तो शायद इस मासूम की जिंदगी बदतर होने से बच सकती थी। आमना जी, आप जानती हैं कि ये रियाज और उसकी अम्मी कहां पर है? नहीं सर, लेकिन हाँ सर, इसका एक साथी है मंसूर, हमें उसके बारे में पता है। मंसूर? पुलिस ने अपने सूत्रों के हवाले से मंसूर का पता लगा लिया और उसकी मदद से पुलिस ने रियाज की तलाश शुरू कर दी। हेलो रियाज भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत? हाँ हाँ, सब खैरियत है। अच्छा, कुछ पैसों का इंतजाम हो सकता है? अरे रियाज भाई, वैसे भी मेरी हालत बहुत खराब है। चल, मैं कुछ सोचता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर, कॉल ट्रेस हो गई है। जामा मस्जिद के आसपास के इलाके से कॉल आ रही है।
देख बराबर। पूरा पूरा किस्मत रियाज को बार बार बचा रही थी, पर इंस्पेक्टर अहमद उन लोगों में से नहीं थे जो हार मान जाते। वो जानते थे कि रियाज और उसकी मां ज्यादा दिन तक बिना कामकाज, बिना पैसे के अपने घर के अंदर बंद नहीं रह पाएंगे, और इसीलिए उन्होंने बिल्किस आपा को अपने काम पर लगाया। कुछ दिन बाद वही हुआ जिसका उन्हें इंतजार था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपा रियाज। हाँ रियाज बोलो, कैसे याद किया? अरे आपा अभी क्या है कि धंधा पानी ठीक नहीं है ना आजकल। आप ही कोई लड़की का इंतजाम करो ना शादी के लिए। शादी के लिए कि धंधे के लिए? सही सही बताओ मुझे। अरे आपा आपसे क्या छुपा है अभी, हैं? तो बोलो मेरा काम कब कर रही हो? देखती हूँ, ऐसे मेरे पास 2 लड़कियां हैं तुम्हारी टाइप। अरे देखना वो फातिमा जैसी ना निकल जाए। फातिमा को गोली मार। ये लड़कियां बिल्कुल तुम्हारी टाइप की हैं। बता बता। लिखो, गुलशन नगर, मकान नंबर 17, इलाहाबाद। ठीक है, फिर कल मिलते हैं रिश्ते के साथ। अल्लाह हाफिज। अम्मी हद हो गई है ना, इतना वक्त लगता है क्या? आ जाएगी बेटा। आदाब। आदाब। अरे भाई कमाल है आप। लड़कियों आओ। भाई मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, दीदार तो करवाइए इन लोगों का। क्यों नहीं रियाज, अब दीदार कर ही लो। लड़कियों अपनी शक्ल तो इनको दिखा दो। रियाज और उसकी मां को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसमें फरोशी का ये एक नया, अनोखा और घिनौना रैकेट था। कहते हैं कि एक लड़की सबसे ज्यादा महफूज अपने घर में होती है, और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो खुदा ही खैर करे। क्या समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है फातिमा जैसी लड़कियों की तरफ? हम सबके घर में एक मां है जो हमें बेहद प्यारी होती है, पर हम कितनी आसानी से किसी और औरत का दर्द नजरअंदाज कर जाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये भी एक बड़ा घिनौना अपराध है? फातिमा जिंदा है और टीचर अम्मा ने उसे गोद ले लिया, पर उसके दिलो दिमाग पर जो जख्म है वो शायद कभी भुला नहीं पाएगी। हमारे देश में ना जाने कितनी फातिमा है जिनकी कहानी उनके घरों में, उनके मोहल्लों में दब कर रह जाती है। सावधान इंडिया इन कहानियों को ढूंढ ढूंढ कर आपके सामने लाता है, और ये हमारा वादा है कि हम लाते रहें। जो उनकी एक और कहानी लेकर लौटेंगे कल इसी चैनल पर, इसी वक्त। तब तक के लिए सावधान इंडिया। तो सावधान